बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का जो चैप्टर नंबर 8 है मैथमेटिकल मेथड की बुक में, आज हम उसका क्विक रिव्यू स्टार्ट कर रहे हैं। क्विक रिव्यू मुकम्मल होने के बाद हम इसके एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि सीक्वेंस क्या होता है। लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास। एक ऐसा फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू एक्स is called a sequence in X। क्या मतलब है कि हम नेचुरल नंबर से एक नंबर लेंगे और उसको एक वैल्यू असाइन करेंगे सेट X के अंदर, तो हमारे पास जो एक पैटर्न बन रहा होगा उस फंक्शन को हम कहेंगे दैट इज़ अ सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड दिस इज सेट X। यहाँ पे एक एलिमेंट है 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ से इसका एक इमेज होगा यहाँ सेट X में, 2 का इमेज यहाँ पर होगा, 3 का इमेज यहाँ पर होगा, यानी तमाम नेचुरल नंबर्स का इमेजेस यहाँ पर मौजूद होंगे और वो सेट X के एलिमेंट्स होंगे। तो हम ये जो फर्स्ट है 1 का इमेज उसे हम कह देते हैं A1, 2 के इमेज को A2 कह देते हैं, 3 के इमेज को A3 कह देते हैं और आर्बिट्रेरी तौर पर यहाँ जो भी एलिमेंट n है इसके इमेज को हम यहाँ कह देते हैं AN। तो बेसिकली ये n हमें बताएगा कि एलिमेंट्स की तरतीब क्या है, किस तरतीब के साथ उन एलिमेंट्स को यहाँ पर चुना गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल में यहाँ पर अगर ये सेट X एक फाइनाइट सेट R हो, इफ़ X इज इक्वल टू R देन सीक्वेंस इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस, देन सीक्वेंस इज रियल सीक्वेंस। और अगर यही सेट हमारे पास C हो तो फिर हम उसको कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कहेंगे। ओके अगर हमारे पास ये जो डोमेन है ये सेट n का कोई सबसेट भी हो सकता है। अगर ये एक फाइनाइट सेट होगा, मीन यूँ कह दें कि इफ़ डोमेन ऑफ f इज़ एनी फाइनाइट सेट, सेट n के अलावा अगर कोई फाइनाइट सेट है तो हम उसे कहेंगे देन द सीक्वेंस इज़ फाइनाइट सीक्वेंस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो पहले कहा है कि एक ऐसी सीक्वेंस की जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो ये नेचुरल नंबर की तरह ही है कि ये सेट है जिसमें 1 2 और 3 हैं और यहाँ जो हैं कह दें कि ये सेट X है। 1 का इमेज होगा यहाँ पर A1, 2 का इमेज होगा यहाँ पर A2 और 3 का इमेज होगा A3। फॉर एग्ज़ाम्पल इतने ही हैं। तो बाकी अगर 4 है तो 4 का इमेज यहाँ पर लिख दें 0, 5 का इमेज लिख लें 0। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इस तरह से लिखे जाएंगे A1 A2 A3 अप टू सो ऑन 0 0 0 एंड अप टू सो ऑन। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं A1 A2 A3, जस्ट इतने ही एलिमेंट लिख दिए जाएँ तो हम इसको फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। बेसिकली फाइनाइट सीक्वेंस एक सीक्वेंस ही है, लेकिन उसकी फाइनाइटली मैनी टर्म्स के बाद बाकी तमाम टर्म्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं। अच्छा, अब चंद कॉमनली यूज्ड सीक्वेंसेस देखते हैं कि ये जो एक सीक्वेंस है 1/n ये किस तरह का है। इसमें अगर हम n को 1 पुट करें तो ये 1/1, फिर 1/2, 1/3, 1/4 एंड अप टू सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है। इसी तरह अगर हम सीक्वेंस लें जिसकी nth टर्म इस तरह से डिफाइंड हो an इज़ इक्वल टू n, तो उस सीक्वेंस में हम इसे यूँ लिखेंगे n दैट इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो यानी एक पैटर्न से नंबर्स को तरतीब के साथ रख दिया जाए तो हम उसको एक सीक्वेंस कहते हैं और इनको टर्म्स कहते हैं। मसलन यहाँ पर जो है 1 ये फर्स्ट टर्म है, 2 सेकंड टर्म है A2 कहेंगे, 3 को A3 कहेंगे, 4 को A4 कहेंगे, यानी टर्म नंबर है ये। चूँकि पहले नंबर पर है तो फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो एक और सीक्वेंस हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये है 5 ओनली। इसका मतलब ये देखें ये सेट नहीं है, हम इस सीक्वेंस की सेंस में ले रहे हैं, या इसे यूँ लिख लें an इक्वल 5। तो इसकी जो टर्म्स होंगी वो होंगी, फर्स्ट टर्म होगी 5, सेकंड टर्म भी 5, थर्ड टर्म भी 5 एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सेट से मुख्तलिफ इस वजह से भी है कि सीक्वेंस में वो एलिमेंट हम बार बार लिख सकते हैं, जबकि सेट को लिखते हुए हम उसमें एक एलिमेंट को एक बार ही लिखते हैं।
कुछ ऐसे सेट भी होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा बार लिख सकते हैं, जिन्हें मल्टी सेट का नाम देते हैं। ओके, तो ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाती है कि उसकी तमाम टर्म्स सेम हैं। एक और मैं सीक्वेंस लिखता हूँ an, अगर मैं यूँ लिखूँ -1 पावर n, तो n की वेरिएशन अगर 1 से हम स्टार्ट करें तो ये होगा -1 फिर 1 फिर -1 1 -1 एंड अप टू सो ऑन। तो ये डिपेंड करता है इस n पर। अगर ये n एक इवन नंबर होगा तो टर्म पॉजिटिव होगी, अगर n ऑड इंटीजर होगा तो फिर टर्म नेगेटिव रहेगी। तो ये हमने चंद एक सीक्वेंसेस लिखी, एक 1/n, एक n है, एक कांस्टेंट है और एक -1 पावर n है। तो आप ये देखें कि इसकी टर्म्स जो है ये ऑसिलेट हो रही हैं, माइनस पॉजिटिव। तो इस सीक्वेंस का एक स्पेशल नेम है ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। तो इनको हम आगे चलकर भी डील करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि कन्वर्जेंस से क्या मुराद है। सादा से अल्फाज में यूँ देख लें कि अगर सीक्वेंस की टर्म्स एक ख़ास नंबर की तरफ बढ़ रही हों तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है, अदरवाइज डाइवर्जेंट होता है। देखते हैं, सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिखी थी 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड अप टू सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 है, ये 0.5 है, ये 0.3 है, ये 333, 0.25 है, फिर 0.2 होगा एंड सो ऑन। ये वाला एक सीक्वेंस है। तो जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यानी जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, तो ये टर्म्स किधर जाएंगी, ज़ीरो की तरफ जा रही हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये वाला जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और ये कन्वर्ज करता है ज़ीरो को। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ भी अभी हम वापस आएंगे। एक और सीक्वेंस लिखा है 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। तो हम ये देख सकते हैं कि ये किसी भी फाइनाइट नंबर की तरफ नहीं बढ़ रही। तो ये सीक्वेंस जो है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ओके, फिर नंबर 3 पर हमने एक सीक्वेंस लिखा जिसकी तमाम टर्म्स 5 थी, 5 5 5 एंड अप टू सो ऑन। तो हम ये देख सकते हैं कि ये तमाम टर्म्स एक ख़ास नंबर की तरफ बढ़ रही हैं, चाहे वो 5 ही है लेकिन एक फाइनाइट नंबर की तरफ जा रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और ये कन्वर्ज किसको करता है, 5 को, 5 इसकी लिमिट है। नंबर 4 पे हमने एक और सीक्वेंस देखी है -1 +1 -1 +1 एंड अप टू सो ऑन। अब ये जो टर्म्स हैं ये हैं तो फाइनाइट टर्म्स -1 और +1, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये 1 की तरफ अप्रोच कर रही हैं या -1 की तरफ अप्रोच कर रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो सीक्वेंस है ये भी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। ओके, तो अब इसकी ज़रा प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस से क्या मुराद होती है। अ सीक्वेंस an converges to a finite number, say it L एक finite number है, if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number, say it n0, such that an minus L whole mod is less than epsilon whenever n is greater than or equal to n0। ओके, तो ये है कन्वर्जेंस की डेफिनेशन जो कि थोड़ी सी एक्सप्लेन की जानी चाहिए। क्या कहा कि सीक्वेंस an जो है वो l को कन्वर्ज करेगी। अगर जो मर्जी एप्सिलॉन चुन लें, छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर चुन लें, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिलता रहे। फॉर एग्जांपल ये 5 है, यूँ कह लें कि 5 के बाद वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हों, यानी उस n0 के बाद जो भी उससे बड़ा नेचुरल नंबर लेंगे n जब भी n0 से बड़ा होगा तो an माइनस एल होल मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगर ऐसा हो तो हम ये कहते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। और फिर l को हम कहते हैं l इज़ द लिमिट ऑफ सीक्वेंस an। अगर हम इसे रियल लाइन पर देखें तो इसे समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। an माइनस एल, एक मिनट मैं इसे पहले ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। an माइनस एल होल मॉड लेस देन एप्सिलॉन का मतलब ये है
इफ़ एंड ओनली इफ़ माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन ए एन माइनस एल इज़ लेस देन पॉजिटिव एप्सिलॉन। अगर हम प्लस एल तीनों साइडों के साथ कर दें तो ये बन जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन दैट इज़ लेस देन ए एन इज़ लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। तो अब अगर मैं यहाँ पर रियल लाइन ड्रा करूँ और इस रियल लाइन पर एल माइनस एप्सिलॉन, चूँकि एल भी एक फाइनाइट नंबर है, एप्सिलॉन भी एक फाइनाइट नंबर है, तो यहाँ पे हम कह देते हैं दिस इज़ एल माइनस एप्सिलॉन और यहाँ पे कह देते हैं दिस इज़ एल प्लस एप्सिलॉन। तो ये एक ओपन इंटरवल है बेसिकली। इसका ये जो हमने लिखा है इसका मतलब ये है कि ए एन बिलोंग टू द ओपन इंटरवल एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन। तो डेफिनेशन हमें ये बताती है कि फाइनाइटली मैनी टर्म्स को छोड़कर बाकी तमाम टर्म्स इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पे एल होगा कहीं इसके हाफ में, कि ये हमने कहा है ना कि फॉर ऑल वेन एवर एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट, कि जैसे ही एक फिक्स नंबर, एक फाइनाइट नंबर से टर्म नंबर्स बढ़ना शुरू हों तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें कि ए एन बिलोंग कर जाए एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन के इस ओपन इंटरवल के अंदर मौजूद हों कहीं पर। अगर ऐसा होगा तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज उस सीक्वेंस को डाइवर्जेंट कहते हैं। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या है? अ सीक्वेंस which does not converge is called a divergent sequence। अब आप इस डेफिनेशन को देखकर परेशान नहीं होना कि जी ये तो पता नहीं कोई ऐसी चीज़ है जो हम शायद अंडरस्टैंड ही ना कर पाएँ। आपने, उम्मीद है जब आपने क्वेश्चन किए होंगे तो ये डेफिनेशन नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये डेफिनेशन ज़रूरी नहीं होती। तो आप सिर्फ इसको समझ लें, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। अप्लाई हम इसको बहुत कम करने जा रहे हैं, बाय डेफिनेशन हम लिमिट फाइंड नहीं करने जा रहे। ओके, नेक्स्ट चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं सीक्वेंसेस की, कि देखिए अगर आपके पास दो सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट हो, मैं इसको प्रॉपर यहाँ नंबर 1 लिखूँगा कि दो सीक्वेंसेस इक्वल कब होती हैं? ए एन जो सीक्वेंस है ये इक्वल होगी सीक्वेंस बी एन के इफ़ एंड ओनली इफ़ ए आई इज़ इक्वल टू बी आई फॉर ऑल आई, के उनकी पहली टर्म भी इक्वल हो, ए वन इक्वल हो बी वन, ए टू इक्वल हो बी टू, ए थ्री इक्वल हो बी थ्री एंड अप टू सो ऑन। अगर ऐसा हो तो हम ये कहते हैं कि वो दोनों सीक्वेंसेस इक्वल हैं। नंबर 2, इफ़ द सीक्वेंस ए एन converges to L, say it A, and the other sequence Bn converges to B, कि दोनों सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट हैं An और Bn, तो इन दोनों का जो सम होगा देन An प्लस Bn ये कन्वर्ज करेगी A प्लस B को। इसी तरह इन दोनों का जो डिफरेंस है An माइनस Bn ये कन्वर्ज करेगा A माइनस बी को। इनका जो प्रोडक्ट है सी ए एन और बी एन ये कन्वर्ज करेगी ए बी को। यानी यहाँ हम ये देख रहे हैं कि दो सीक्वेंसेस का सम, दो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस का सम भी कन्वर्जेंट है, उनका डिफरेंस भी कन्वर्जेंट है, उनका प्रोडक्ट भी कन्वर्जेंट है। और अगर क्वेश्चन को देखा जाए ए एन ओवर बी एन, तो ए एन ओवर बी एन ये कन्वर्ज करेगा ए ओवर बी को, लेकिन ज़रूरी ये है कि ये जो बी है ये ज़ीरो ना हो, कि ये जो डिनोमिनेटर में सीक्वेंस है ये ज़ीरो को कन्वर्ज ना कर रही हो, तो फिर इन दोनों की रेशो, इन दोनों का जो डिवीजन है, फ्रैक्शन जो है वो भी कन्वर्जेंट होती है। इसी तरह हर कांस्टेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। नंबर 3, कांस्टेंट सीक्वेंस सेट के कन्वर्जेस टू के, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होती है और वो उसी पॉइंट को ही कन्वर्ज करती है। नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसे हम सैंडविच थ्योरम से देखते हैं। ये कुछ ऐसे रिजल्ट्स आप पढ़ रहे हैं जो हम लिमिट में भी पढ़ते हैं, लिमिट ऑफ फंक्शंस के बारे में भी पढ़ते हैं। सैंडविच थ्योरम यह है कि अगर हमारे पास 3 सीक्वेंसेस हों, इफ़ ए एन इज़ लेस देन और इक्वल टू बी एन इज़ लेस देन और इक्वल टू सी एन फॉर ऑल एन, एंड
ये जो इन आउटसाइड दो सीक्वेंसेस हैं, अगर ये एक ही नंबर को कन्वर्ज कर रही हूँ, यूँ कहें कि an कन्वर्जेस टू l एंड cn आल्सो कन्वर्जेस टू l, देन ज़रूरी है कि जो इनके दरमियान में सीक्वेंस है वो भी उसी नंबर को कन्वर्ज करे, यानी bn जो है वो भी कन्वर्ज करेगा l को। तो इसे सैंडविच थ्योरम से कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट है, इसी से मुताल्लिक है कि लेट an बी अ सीक्वेंस एंड f एक फंक्शन है बी डिफाइंड ऑन क्लोज वन ओपन इन्फिनिटी, यानी इस इंटरवल पर वो कंटिन्यूस एक फंक्शन है f, देन सच दैट, उसके साथ हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि f ऑफ n इक्वल है an के, देन लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी an इक्वल होगा लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी f ऑफ n, या इसे f ऑफ x कह लें, यहाँ अगर हम x रखें तो। अब देखें इस थ्योरम का मतलब क्या है, इसमें ये कहा गया कि अगर एक सीक्वेंस है an, उसके पैरेलल हम एक फंक्शन बना लेते हैं, उसकी टर्म को, फर्स्ट टर्म को f ऑफ वन f ऑफ x कह देते हैं, यानी इन जनरल जो रूल है उससे एक फ़ंक्शन बना लेते हैं, तो उस फंक्शन की लिमिट फाइंड करना या उस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करना, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास, मैं इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक सीक्वेंस है 1/n, ये कन्वर्ज करती है 0 को। हम ऐसा करते हैं कि इससे इसकी जो nth टर्म है an जो कि 1/n है, ऐसा करते हैं कि इसको कह देते हैं an इज़ इक्वल टू f ऑफ n, यानी यूँ कहेंगे कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं f ऑफ n इक्वल 1/n। तो अब इस फंक्शन की जो लिमिट है वही उस सीक्वेंस की भी लिमिट होगी, और इसकी लिमिट हम जानते हैं कि लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी 1/n इक्वल होता है 0 के। तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस जो है ये कन्वर्जेंट भी है और 0 को कन्वर्ज कर रही है। तो इन शॉर्ट इसमें हमने ये देखा कि दो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस का सम कन्वर्जेंट होता है, दो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस का डिफरेंस भी कन्वर्जेंट है, प्रोडक्ट भी कन्वर्जेंट है और कोशेंट भी कन्वर्जेंट है, लेकिन कोशेंट के लिए ज़रूरी है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है बाउंडेड सीक्वेंस की, कि बाउंडेड सीक्वेंस से क्या मुराद है। हमारे पास एक सीक्वेंस है an, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड तब होगा जब हम ये कह सकें कि an होल मॉड इज़ लेस देन और इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर m फॉर ऑल n, where m is a finite number। अगर ऐसा हो तो हम उस सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं, अदरवाइज अनबाउंडेड कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि an मॉड इज़ लेस देन और इक्वल टू m, तो ये है कि उसकी हर सीक्वेंस की हर टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू एक फाइनाइट नंबर से अगर तो कम रहे तो हम उस सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चंद एक एग्जांपल्स लिखता हूँ, उससे हम ये देखेंगे कि कौन सी सीक्वेंस बाउंडेड है और कौन सी अनबाउंडेड है। मैं वही एग्जांपल दोबारा लिखता हूँ जो कि पहले मैंने लिखी हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड अप टू सो ऑन। आप देख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है इसकी हर टर्म 1/n जो है ये लेस देन और इक्वल है 2 से, यानी पहली टर्म 1 है, ये भी लेस देन और इक्वल 2 है, 1/2 भी लेस देन 2 है, 1/3 भी लेस देन 2 है, 1/4, ये तो बतदरीज कम हो रहे हैं, तो ये सारे लेस देन 2 होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड। ओके, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल हमने देखी थी कि 1n था, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो ये हम देख सकते हैं कि इसकी टर्म्स किसी फाइनाइट नंबर से कम नहीं होने जा रही, तो ये एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है। इसी तरह हमने एक और सीक्वेंस देखा, फिक्स थर्ड था, कि 5 उसकी तमाम टर्म्स थी, 5, 5, 5 एंड अप टू सो ऑन। तो ये भी बाउंडेड है क्योंकि ये खुद हर कांस्टेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है। और फोर्थ पे हमने देखा कि 1
-1 1 -1 1 एंड अप टू सो ऑन, तो इसकी तमाम टर्म्स भी 1 या 1 से लेस हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज आल्सो अ बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, तो अब हम एक बड़ा अहम रिजल्ट करने जा रहे हैं, थ्योरम की फॉर्म में बुक में गिवन है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी इसको अगर मैं यूं लिखूं कि कन्वर्जेंस इम्प्लाइज बाउंडेडनेस, कि एक ऐसी सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट होगी वो बाउंडेड भी होगी। जैसे इस सीक्वेंस को देखिए नंबर 1 में कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, 1/n जो है वो कन्वर्ज करता है 0 को, तो ये बाउंडेड भी है। ओके, ये जो सीक्वेंस है नंबर 3 में 5 कांस्टेंट सीक्वेंस, ये कन्वर्ज करता है 5 को और ये बाउंडेड भी है। लेकिन मैं दोबारा कह दूं कि इसका कन्वर्स ज़रूरी नहीं होता कि ये ट्रू हो, यानी यूं कहें कि बाउंडेडनेस डज नॉट इम्प्लाई कन्वर्जेंस, कि अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड है तो हम उससे ये नहीं कह सकते कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। जैसा कि हम ये पार्ट नंबर 4 में देख सकते हैं कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो बाउंडेड तो है लेकिन डाइवर्जेंट भी है। ओके, तो दोबारा बता दूं कि एक ऐसी सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट है वो बाउंडेड तो होगी, लेकिन अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड हो तो ज़रूरी नहीं होती कि वो कन्वर्जेंट भी हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डाइवर्जेंस टेस्ट। अभी हमने एक बात देखें, लॉजिक का एक रूल है कि इफ़ P implies Q, दिस इज इक्विवेलेंट टू नॉट Q implies नॉट P, कि ये जो दोनों बातें हैं ये सेम हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। हम ये कहें कि P से Q इम्प्लाई हो रहा है, या फिर ये कहें कि नॉट Q इम्प्लाई नॉट P, निगेशन करें तो दोनों साइडों को उल्टाया जा सकता है। ओके, तो हम अभी ये देख चुके हैं कि कन्वर्जेंस जो है, कन्वर्जेंस इम्प्लाइज बाउंडेडनेस। तो अगर हम इसी को P और Q समझें, इसको समझें कि ये P है और ये कहें कि ये Q है, तो P इम्प्लाई Q हो रहा है, तो जब नॉट Q इम्प्लाई नॉट P करेंगे तो यहीं से हम ये कह सकते हैं कि बाउंडेडनेस की निगेशन क्या है, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, तो P की निगेशन ये है कि कन्वर्जेंस ना हो यानी डाइवर्जेंस हो। तो ये जो रिजल्ट अभी हमने लिखा है कि अनबाउंडेड इम्प्लाइज डाइवर्जेंस, इसको हम कहते हैं दैट इज डाइवर्जेंस टेस्ट। कि कोई भी एक ऐसी सीक्वेंस आपको अगर गिवन हो जो बाउंडेड ना हो तो हम उसके बारे में बता सकते हैं कि वो डाइवर्जेंट है, लेकिन अगर वो बाउंडेड है तो हम उसकी कन्वर्जेंस नहीं बता सकते। दोबारा बता दूं कि कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, और अगर बाउंडेड नहीं है तो डाइवर्जेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट्स एक ही स्टेटमेंट हैं, लेकिन इनको पढ़ने का अंदाज मुख्तलिफ है। तो याद रहे, जिस तरह से ये स्टेटमेंट लिखी गई है इसको इसी तरह से देखें, इसके अलावा कोई और वे ना अपनाएं। देखिए, ये जो सीक्वेंस थी 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड है तो ये साथ में डाइवर्जेंट भी है, कि ये किसी भी एक फिक्स नंबर की तरफ नहीं जा रहे। वैसे भी पता चल रहा है कि अनबाउंडेड है मतलब ये है कि वो किसी एक फाइनाइट नंबर की तरफ नहीं बढ़ रही, तो वो डाइवर्जेंट भी होंगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मोनोटॉनिक सीक्वेंस। मोनोटॉनिक सीक्वेंस में 4 किस्म की सीक्वेंसेस होती हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ सबसे पहले कि अ सीक्वेंस AN इज कॉल्ड, ओके, नंबर 1 नॉन डिक्रीजिंग, ओके, मैं सारी पहले लिख देता हूँ फिर इनको एक्सप्लेन करता हूँ। नॉन डिक्रीजिंग के बाद है नॉन इंक्रीजिंग, ओके, नंबर 3 है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखते हैं पहले,
ओके, और लास्ट में है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, देखिए हमारे पास अगर एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, तो हम ये देख सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि इसकी हर आने नई टर्म पिछली टर्म से ज़्यादा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से मुराद ये होगा कि इफ़ ए एन प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन ए एन, के हर नेक्स्ट टर्म, यूँ कह लें कि, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए एन लेस हो ए एन प्लस 1 से, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हम ये लिखेंगे कि A1 इज़ लेस देन A2 इज़ लेस देन A3 एंड अप टू सो ऑन, यानी हर नेक्स्ट टर्म पिछली टर्म से बड़ी हो तो फिर उस सीक्वेंस को हम कहते हैं कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इसके बिल्कुल उलट होगा कि A n मस्ट बी ग्रेटर देन A n प्लस 1, कि हर नेक्स्ट टर्म पहले वाली टर्म से कम हो, तो हम उसको कहते हैं कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यानी ये हो कि A1 ग्रेटर हो A2 से, ये ग्रेटर हो A3 से, A3 ग्रेटर हो A4 से, एंड सो ऑन अप टू सो ऑन। ओके, तो जैसा कि यहाँ नीचे गिवन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो एक ऐसी सीक्वेंस जो इंक्रीजिंग ना हो तो वो नॉन डिक्रीजिंग होगी, ऐसा ही है ना, कि सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो है अगर ये ना हो तो वो नॉन डिक्रीजिंग कहलाएगी, यानी इसके उलट हो ए एन लेस देन और इक्वल टू ए एन प्लस 1 हो। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग, यानी जो डिक्रीजिंग ना हो, नंबर 3 में तो डिक्रीजिंग है जो बिल्कुल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और नॉन डिक्रीजिंग यानी ऐसी जो डिक्रीजिंग ना हो, तो इसका उलट होगा। यहाँ पे तो है कि ए एन ग्रेटर देन ए एन प्लस 1, यानी इसकी निगेशन हो, ए एन ग्रेटर ना हो ए एन प्लस 1 से, यानी ए एन लेस देन और इक्वल टू हो ए एन प्लस 1। तो नॉन डिक्रीजिंग में हम ये कह सकते हैं कि A1 लेस देन और इक्वल टू A2 लेस देन और इक्वल टू A3 अप टू सो ऑन। ओके, तो नॉन इंक्रीजिंग जो है वो इस इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का उलट है, यानी हम ये कहेंगे कि A n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A n प्लस 1 हो, मीन A1 ग्रेटर देन और इक्वल टू A2 ग्रेटर देन और इक्वल टू A3 एंड अप टू सो ऑन। अगर ऐसा हो तो हम उस सीक्वेंस को कहते हैं कि वो नॉन इंक्रीजिंग है। तो ये चारों में से अगर कोई भी एक सीक्वेंस हो तो हम उसे मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। एनी ऑफ देम, एनी ऑफ दीज इज कॉल्ड मोनोटोनिक, यानी कोई भी एक ऐसी सीक्वेंस जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, नॉन डिक्रीजिंग हो या नॉन इंक्रीजिंग हो, उसको हम मोनोटोनिक सीक्वेंस कह सकते हैं। तो एक रिजल्ट है इससे मुतालिक, थ्योरम है कि हम पहले ये देख चुके हैं कि एक ऐसी सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट हो वो बाउंडेड होती है। कन्वर्जेंस इम्प्लाइज बाउंडेडनेस, लेकिन हमने ये कहा कि इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता। तो थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड हो और उसके साथ साथ मोनोटोनिक भी हो तो फिर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी होती है। तो ये थ्योरम है हमारा मेन, कि एक ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड होने के साथ साथ मोनोटोनिक भी हो तो फिर ज़रूरी है कि वो कन्वर्जेंट भी होगी। ओके, तो इसके बाद लास्ट में हम कुछ कॉमनली अकरिंग लिमिट्स देखते हैं, कि कुछ फिक्स लिमिट्स हैं जो हमें देख लेनी चाहिए, जिन MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट वन है कि लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ n डिवाइडेड बाय n। लॉपिटल रूल अप्लाई करते हुए हम ये देख सकते हैं कि ये इक्वल है लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ n का डेरिवेटिव 1/n और n का डेरिवेटिव 1, सो 1/इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। तो ये लिमिट आपको याद रहनी चाहिए कि लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ n/n इज इक्वल टू 0। ये आगे चलकर अक्सर औकात यूज़ होंगी। नंबर 2 है
कि लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी n होल पावर 1/n इज आल्सो इक्वल टू 1। ये सपोजिशन से हो सकती है कि इस वाले को y सपोज कर लिया जाए, n पावर 1/n को, फिर लॉगरिथम लिया जाए और फिर उसकी मदद से ये प्रूफ किया जाए। नंबर 3 है कि लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी x पावर 1/n। अब ये x फिक्स है, n वेरी कर रहा है, x पावर 1/n इक्वल होता है 1 के। ज़रूरी है कि x ग्रेटर हो 1 से। देखें ना कि अगर x ग्रेटर देन 1 है, फॉर एग्जांपल 2 है, तो 2 पावर हम जैसे जैसे जो भी नंबर लेंगे 1/∞ टाइप 2 पावर 0 टाइप बनेगा, सो 2 पावर 0 मीन 1। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर औकात ये यूज़ होगी कि लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी x होल पावर n दैट इज़ इक्वल टू 0। कब? जब हमारे पास x एक ऐसा नंबर हो जिसका मॉड 1 से लेस हो। यानी अगर हमारे पास x एक ऐसा नंबर है जो 0 -1 से बड़ा है और 1 से छोटा, यानी -1 और 1 के दरमियान में अगर हम कोई भी नंबर लें, उसकी पावर जैसे जैसे बढ़ाते चले जाते हैं वो नंबर खुद छोटा होता चला जाता है। तो इस वजह से हमने ये कहा कि लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी x पावर n इज इक्वल टू 0 वेयर x मॉड इज लेस देन 1। ये कंडीशन बताना साथ में ज़रूरी है। ओके, एक और लिमिट है नंबर 5 की लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी 1 प्लस x/n होल पावर n दैट इज़ इक्वल टू e पावर x। ये सेकेंड ईयर में भी आप देख चुके हैं कि x/n है तो ऊपर n/x बनाने के लिए x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये e पावर x बन जाता है। और लास्ट में जो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी x पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल ये 0 के इक्वल होता है फॉर ऑल x। इसमें x के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि 1 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो या उसका मॉड 1 से लेस हो। तो ये जितनी भी लिमिट्स हैं ये हमें याद होनी चाहिए ताकि हम आगे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को देखते हुए, इनको देखते हुए डिसाइड कर सकें।